हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रिक्स समिट को लेकर के 13 वर्चुअल समिट हुई ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में और इसको हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा चेयर्ड किया गया। अब इसमें क्या की फाइंडिंग्स, क्या की डिस्कशन हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजरली फोकस किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन की समिट में अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए जो 5 कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर के काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इसके अलावा उन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंस्टलेशन बिटवीन आवर स्पेस एजेंसीज के बीच में भी एग्रीमेंट करने की बात की है। इससे मिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया कि इससे कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेजरली डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के ऊपर कि किस तरीके से अफगानिस्तान में टेररिज्म को ख़त्म करके पीस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए और वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ की जाए, मतलब वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखो, इंडिया जो है, इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे वहाँ की पार्लियामेंट को बनाने में, सलमा डैम बनाने में, जो जारांस डेलाराम हाईवे है इसको बनाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। इंडिया मेजरली चाहता है कि अफगानिस्तान की जो सोइल है उसका यूज़ ना किया जाए जो टेररिज्म है उसको इंक्रीज करने में। इसके अलावा इंडिया ने जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सका है उसको भी सिक्योर किया जा सके, इसीलिए इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ में, जैसे रशिया के साथ में अभी पर्सनली इंडिया ने डिस्कस किया। रशिया के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिया की विजिट पर भी हैं। इसके अलावा CIA चीफ मिस्टर वंस जो हैं वो भी इंडिया की विजिट पर आए। ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर भी इंडिया ने अफगानिस्तान को लेकर के डिस्कस किया। हालांकि ब्रिक्स कंट्रीज़ के 2 कंट्री रशिया और चाइना की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अभी भी अफगानिस्तान में बनी हुई है और वहाँ की जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी है तालिबान गवर्नमेंट की, उसमें कतर, टर्की और ईरान और इसके अलावा चाइना, इन सबको वहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, इन 2 कंट्रीज़ की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। इस एरिया में, अफगानिस्तान में जो भी नई गवर्नमेंट हो, जो भी डिक्लेरेशन हो, उसमें वीमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको आवश्यकता है कि उनको एक तरीके से सेव किया जाए। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है इसको हम तभी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसको तभी हम सिचुएशन कर पाएंगे तब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान की सोइल का यूज़ ना करने दे टेररिज्म को इंक्रीज़ करने में। हालांकि ये थोड़ा सा गलत वे में लगता है, थोड़ा सा लगता ही नहीं है कि अगर वो टेररिज्म को इंक्रीज़ करने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान जो गवर्नमेंट बना रहा है वहाँ पर, उनमें से 33 जो मेंबर्स हैं उस गवर्नमेंट के, कैबिनेट के, उनमें ज़्यादातर जो है वो UN की टेररिस्ट लिस्ट में रजिस्टर्ड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टेररिज्म वहाँ से दोबारा ना बढ़ सके। तो ये इंडिया के लिए मेजर इशू है कि बॉर्डर एरियाज़ में, इंडिया का जो बॉर्डर एरिया टच होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ में, तो इंडिया चाहता है कि हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल से हमने टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की है और दोबारा ये इशू इंडिया को इफेक्ट ना करे। इसके अलावा इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो भी एक मेजर इशू सामने आ रहा है। अब ब्रिक्स के बारे में कुछ मेजर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप मैप देखिए, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, मतलब जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है। इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। ब्रिक्स को लेकर के ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर मेंस में मान लो क्वेश्चन आता है ब्रिक्स को लेकर के, तो आप उसकी शुरुआत इस स्टेटमेंट के साथ में कर सकते हो कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की 42%, वर्ल्ड लैंड एरिया का 30%, ग्लोबल GDP का 24%, इंटरनेशनल ट्रेड का 16% को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस तरीके के स्टेटमेंट से जब आप किसी आंसर की शुरुआत करते हैं तो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स, आपके आंसर में जो मार्क्स आप गेन करते हो ना, जो मार्जिन गेन करते हो, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, NIRF रैंकिंग आई है और इसमें IIT मद्रास जो है उसने टॉप किया है। 3 ऐसे नॉन
आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में टॉप 10 में अपना प्लेस गेन किया है, जिसमें सेकंड नंबर पर है आईआईएससी बेंगलोर, 9th नंबर पर है जेएनयू दिल्ली, 10th नंबर पे है बीएचयू वाराणसी। तो ये रैंकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद ने रैंक फर्स्ट गेन की है। इसके अलावा डेंटल कैटेगरी में हम बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज ने टॉप किया है, और फार्मेसी कॉलेज की आप बात करोगे तो जामिया हमदर्द ने इस फार्मेसी कॉलेज में रैंक फर्स्ट गेन की है। जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 2015 से स्टार्ट हुई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, एनआईआरएफ रैंकिंग का, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो जब जो इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हुआ है वो इंस्टीट्यूट से अदर जो इंस्टीट्यूट जो इस रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाए वो इन इंस्टीट्यूट के साथ में क्या करेंगे, compete करेंगे, और जब compete करेंगे तो जो वर्क है उसमें ग्रोथ आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इन इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है ना वो फॉरेन स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया को चुनने लगेंगे, और इंडिया में इन इंस्टीट्यूट्स में अपना प्लेस बनाने के लिए एक तरीके से ईगरली वेट करेंगे। तो ये जो रैंकिंग्स है इंडिया ने जो रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया है 2015 से, एक तरीके से हायर एजुकेशन की ग्रोथ के लिए इंडिया का जो प्रोग्राम है ना, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, उसको एक बेसिस देने का काम करेगा एनआईआरएफ रैंकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर ज्ञान व्यापी डिस्प्यूट को लेकर के। ये जो जगह है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, और यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पहले था एक मोस्क्यू, उस मोस्क्यू को ख़त्म किया गया और यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ टेम्पल को बनाया गया। इसी को लेकर के लोअर जुडिशरी ने यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोअर जुडिशरी ने बोल दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके बारे में रिसर्च करेगा और यहाँ पर खुदाई करके कोशिश करेगा कि यहाँ पर पहले मोस्क्यू थी या नहीं थी। अब उसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि जब तक नेक्स्ट इसकी हियरिंग नहीं होगी तब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं करेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1861 में इसको बनाया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर कनिंघम को। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैग को लेकर के है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो उड़ीसा को लेकर के कैग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है कि वहाँ की जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़, मतलब उड़ीसा स्टेट के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं वो स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव करने में, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में एक तरीके से फेल हुई हैं। ओके, तो ये डिस्कशन किया गया, ये की फाइंडिंग्स की गई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको वहाँ की असेंबली में पब्लिश किया गया है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब कैग के बारे में हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में आता है। ठीक है, आर्टिकल 148 जो है वो कैग के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब इंडिया ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर को ब्रिटिशर्स ने सारी पावर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था, तभी इस पोस्ट को बना दिया गया था। अकाउंटेंट जनरल, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल उस समय इस पोस्ट का नाम था। 1860 में फर्स्ट जो कैग थे सर एडवर्ड ड्रूमोंड, उनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल के रूप में। फिर रेगुलर ये मेंटेन रहा, और 1949 के समय में आर्टिकल 148 के तहत इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेशन करवा दिया गया। अगर हम इंडियन कैग की और ब्रिटिश कैग की आपस में कंपैरिजन करें तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो, इंडियन जो कैग होता है वो हमारी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन जो ब्रिटिश कैग होता है वो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है, मतलब लोअर हाउस का मेंबर होता है। हमारे इंडिया में जो कैग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करता है, कंट्रोलर का रोल प्ले नहीं करता। लेकिन ब्रिटिश में वो कंट्रोलर का भी रोल प्ले करता है और ऑडिटर जनरल का भी रोल प्ले करता है। वहाँ पर अगर पब्लिक एक्सचेकर से आपको कोई भी ब्रिटिश में पैसा निकालना है तो पहले वहाँ के कैग से अप्रूवल लेना होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की ऑडिट करता है कि जो पैसा लिया गया उसको कहाँ पर खर्च किया गया, सही जगह खर्च किया गया या फिर नहीं किया गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ केरला को लेकर के है। केरला में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है स्पाइंग को लेकर के। इस बिल में ये बोला गया है कि पुलिस जो है वो किसी के भी कम्युनिकेशन को सुन सकती है। मान लो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को रोकना है पुलिस को, तो वो किसी के भी जो कम्युनिकेशंस हैं उसको आपस में डिस्कस कर सकती है, उसको सुन सकती है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को रोकने के लिए ही ये बिल मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मतलब इतनी रैंक से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो अलाउ करते हैं तो किसी की भी कम्युनिकेशन को सुना जा सकता है। इससे नीची रैंक वाले जो हैं उनको कोई भी इसमें अथॉरिटी नहीं दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर तमिलनाडु में शिवकलाई जगह पर एक चावल मिट्टी के साथ में जो चावल राइस विद सोइल फॉर द एनालिसिस वाज टेकन फ्रॉम दिस बरियल अर्न फाउंड एट शिवकलाई। इस जगह पर इस तरीके की एक संरचना पाई गई और वहाँ पर इस अर्न में चावल मिट्टी के साथ में चावल पाए गए। अब इसका डिस्कशन किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इसका एनालिसिस जब किया गया तो ये 3200 साल पुरानी ये जो व्यवस्था है, ये जो सिविलाइजेशन है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है। अब देखो अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये साउथ इंडियंस का जो एक तरीके से ट्रेडिशन है ना, उनका एक आइडिया है। वो हमेशा से बोलते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत साउथ इंडिया से हुई। अगर ऐसा क्लियर हो जाता है तो ये जो प्रूफ है ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल क्लेम कर देगा, दावा कर देगा कि ये बिल्कुल उनका जो भी परसेप्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इजराइल को लेकर के। यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं। इजराइल में देखो कंप्लीटली उन्होंने जो भी उनकी टोटल पॉपुलेशन है उसकी 60% जो पॉपुलेशन थी उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड, और जो और अदर कंप्लीट पॉपुलेशन थी उनको एक डोज वैक्सीन की दे दी गई थी। लेकिन दोबारा से वहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ने को मिले। अब कोविड के केसेस बढ़ने तो सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये सामने आया कि जिन्होंने भी वैक्सीन ले रखी थी उनमें डेथ रेट कम देखने को मिली, हॉस्पिटलाइजेशन होने की जो क्राइसिस है वो भी कम देखने को मिला। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, आईसीएमआर चीफ ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बोला कि जिन्होंने भी वैक्सीन की एक डोज ले रखी है वो डेथ रिस्क को 96.6% तक कम कर देता है, और 2 डोज जिन्होंने ले रखी है वो डेथ रेट को 97.5% तक कम कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है फिर से वैक्सीनेशन को लेकर के। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 डिस्कशन हुआ, 2+2 मीट हुई। ओके, इस मीट में इम्पोर्टेंटली डिस्कस किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर थे और उनके साथ डिस्कशन हुआ। मेजरली डिस्कशन किया गया अफगानिस्तान को लेकर के कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी है तालिबान गवर्नमेंट, वो वहाँ पर एक तरीके से पीस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करे। लेकिन मेजर इशू यही है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट बनाई जा रही है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूएन की रजिस्टर्ड टेररिज्म लिस्ट से हैं। तो वो लोग पीस और स्टेबिलिटी के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।